ओके। गुड इवनिंग आप सभी को। और देखिए हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वहाँ पे हम डार्क रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली थी। और डार्क रिएक्शन के रिगार्डिंग हमने देखा था कि जो C3 साइकिल है वो कैसे ऑपरेट हो रहा था। और फिर हमने बात की कि जो डार्क रिएक्शन के पेट्रोल एंजाइम्स हैं वो किस प्रकार से लाइट के द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो उनका जो एक्टिवेशन था वो लाइट पे डिपेंड कर रहा था। इनकी हमने बातें की। तो हमारा जो मैटर था वो हमने इस प्रकार से डिस्कस किया था कि डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम्स हैं जिसमें रूबिस्को भी था, NADP ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज था, ये दोनों फॉस्फेटेज थे। काइनेज की बात हमने की। तो रूबिस्को को छोड़ के बाकी जो सारे एंजाइम्स थे उनको कंट्रोल करने का सिस्टम था फेरिडॉक्सिन थ्रियोडॉक्सिन सिस्टम। कि जो भी टारगेट ये एंजाइम्स है तो ये सारे टारगेट एंजाइम्स थे। और इन टारगेट एंजाइम्स का जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन डिपेंड कर रहा था कि इनका जो सेल्फ हाइड्रिल ग्रुप है वो रिड्यूस कंडीशन में था या ऑक्सीडाइज कंडीशन में था। तो अल्टीमेटली जब फेरिडॉक्सिन थ्रियोडॉक्सिन सिस्टम काम करता है तो हमारे टारगेट एंजाइम्स के जो सिस्टीन है उनके डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सॉरी रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि ऑक्सीडाइज कंडीशन थी और ये इसकी रिड्यूस कंडीशन थी। तो जब डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट था तो एंजाइम हमारे बंद रहते हैं उस समय पे। तो डार्क के अंदर ये कंडीशन थी कि जब अंधेरा होता है तो रूबिस्को को काम नहीं करना होता है, इन सभी एंजाइम्स को काम नहीं करना होता है, तो वो इनर्ट रहते हैं। और इनर्ट कंडीशन में इनका जो सेल्फ हाइड्रिल ग्रुप्स है वो रिड्यूस कंडीशन में ना होकर के ऑक्सीडाइज कंडीशन में होते हैं। और लेकिन जैसे ही लाइट आएगी तो लाइट की प्रेजेंस के अंदर अल्टीमेटली जो टारगेट एंजाइम्स हैं वो ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और जब हम डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ने की बात करेंगे तो यहाँ इसको रिड्यूस करना होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन की जरूरत होती है और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ये थ्रियोडॉक्सिन सिस्टम से दिए जाते हैं, ये इसके होते हैं। तो थ्रियोडॉक्सिन खुद ऑक्सीडाइज होता है और टारगेट एंजाइम को रिड्यूस कर देता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट एंजाइम जिसमें कि चाहे हम NADP ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को लें या फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज को लें या सेडुहेप्टोलोज बिसफॉस्फेटेज को लें या काइनेज को लें, ये सारे इसी प्रकार से ऑन ऑफ होते हैं। यानी कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर इनका जो टारगेट एंजाइम्स इनमें से हम चाहे कोई सा भी लें तो उसका जो सेल्फ हाइड्रिल कंडीशन था ये बन करके आता है और वहाँ जो पर्टिकुलर बॉन्ड है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज जो कंडीशन थी वो रिड्यूस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो बात हमने की कि एक तो थ्रियोडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन का सिस्टम है जो हमारे टारगेट एंजाइम्स का जो डाइसल्फाइड लिंकेज है उसको रिड्यूस कर देगा। और उसको रिड्यूस करेगा तो वहाँ पे जो टारगेट एंजाइम है वो अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और फिर वो वर्क करता है, वर्क फॉर C3 साइकिल, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन के एंजाइम है ना, तो दे विल वर्क फॉर C3 साइकिल। इसके बाद में अलग से बात आई थी कि जो रूबिस्को है उसका कंट्रोल फेरिडॉक्सिन थ्रियोडॉक्सिन सिस्टम से नहीं होता है। उसका कंट्रोल अपने सेकंड मैकेनिज्म ली थी कि कार्बोमाइलेशन होता है। देखो CSIR की फ्यूजन्स के रिगार्डिंग आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए कि रूबिस्को का जो कंट्रोल है वहाँ कार्बोमाइलेशन आपको काउंट करना है, वो आपको ध्यान रखना है। कार्बोमाइलेशन होता कहाँ पे है ये भी ध्यान रखना है कि रूबिस्को का जो लाइसिन अमीनो एसिड होते हैं उनके साइड चेन के अंदर जो अमीनो ग्रुप था ये अमीनो ग्रुप टारगेट होता है, यानी कि यहाँ कार्बोमाइलेशन होता है और CO2 का एडिशन था। देखिए दो चीजें थी कि जो रूबिस्को है उसको काम करना था और उसका काम है CO2 को ऐड करना, जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। ये उसका वर्क है जिसके लिए वो डेडिकेट है। ऐसे ही एक वर्क उसका ऑक्सीजन को ऐड करना है, वो ऑक्सीजनेशन कहलाता है, ऑक्सीजनेशन कहलाता है। इसका कनेक्शन आता है C3 साइकिल से, इसका कनेक्शन आता है C2 साइकिल से, ठीक है।
लेकिन जब हम इसके मेन फंक्शन यानी कि CO2 के एडिशन या कार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं तो रूबिस्को की जो एक्टिव साइट होती है, रूबिस्को की एक्टिव साइट के ऊपर CO2 एज ए सबस्ट्रेट यूज होता है, CO2 एज ए सबस्ट्रेट यूज होगा, राइट। तो ये रूबिस्को को काम करना है कि वो RUBP को पकड़े और CO2 को पकड़े और फिर उनसे जो C3 साइकिल है उसका पहला स्टेप जो था कार्बोक्सिलेशन उसको कंप्लीट कराए। लेकिन रूबिस्को खुद काम करेगा या नहीं करेगा, क्या काम करेगा वो तो आपने देखा कि RUBP और CO2 को जोड़ेगा। उसका काम क्या है, उसके दो सबस्ट्रेट है, एक है RUBP और दूसरा सबस्ट्रेट है CO2। तो ये उनको ऐड करेगा और ऐड करके जो कार्बोक्सिलेशन है उसको ये पूरा कराएगा, जो C3 साइकिल की पहली स्टेप है उसको वो कंप्लीट कराता है। लेकिन हमारा एंजाइम काम करेगा या नहीं करेगा, यानी कि ये ऑन है या ऑफ है, ऑन होगा तभी काम करेगा, ऑफ है तो काम नहीं करेगा। तो ये ऑन हमेशा नहीं होना चाहिए, केवल लाइट हो तो ये ऑन होना चाहिए, लाइट में ऑन होना चाहिए और ये डार्क के अंदर ऑफ होना चाहिए। तो जैसे ही बात आती है कि लाइट आएगी या लाइट की प्रेजेंस के अंदर हमारा एंजाइम है वो ऑफ से ऑन में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि ये इसकी ऑफ कंडीशन है, इनर्ट कंडीशन है। इस समय पे हमारा एंजाइम रूबिस्को बंद है जब उसकी साइड चेन के लाइसिन के ऊपर अमीनो ग्रुप है। उसके बाद में ये H+ इसमें से डिसोसिएट हो गया, ये NH2 कंडीशन थी, फिर एक्स्ट्रा CO2 मॉलिक्यूल है, जो सबस्ट्रेट है वो तो अलग है, सबस्ट्रेट के अलावा ये दूसरा मॉलिक्यूल है जो यहाँ एंजाइम को ऑन करेगा, तो हम इसको एक्टिवेटर बोल रहे हैं, एक्टिवेटर CO2 मॉलिक्यूल। तो एक्टिवेटर क्या कर रहा है, इसके लाइसिन का जो अमीनो था उसके अमीनो वाले नाइट्रोजन को यूज कर रहा है, उसके साथ में ये जुड़ रहा है, इसके लिए हम बोलेंगे कार्बोमाइलेशन। और जब ये हो जाएगा तो हमारे एंजाइम का कंफर्मेशन कुछ इस प्रकार का आ गया है कि उसके ऊपर मैग्नीशियम आयंस है वो जुड़ पाएंगे और तब जाकर के हमारा एंजाइम है वो प्रॉपर्ली एक्टिव होगा। और डार्क के अंदर इसका रिवर्स हो जाना होता है कि जैसे ही लाइट चली जाएगी तो हमारे एंजाइम को बंद होना है, तो बंद होते समय ये मैग्नीशियम आयन इसमें से रिमूव हो जाएगा, ये H+ इसमें जुड़ जाएगा, CO2 निकल जाएगा और वापस ये इनर्ट कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कंट्रोल हो गया कि यहाँ पे ना तो फेरोडॉक्सिन का मामला है ना थ्रियोडॉक्सिन का मैटर है, यहाँ पे कार्बोमाइलेशन होता है। तो है सारे C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन के एंजाइम, कंट्रोल इनके थोड़े से डिफरेंट है। वहां आपने फेरोडॉक्सिन थ्रियोडॉक्सिन सिस्टम को लिया था, यहाँ पे आपको कार्बोमाइलेशन देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी ना? कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। ओके, इसके बारे में बात आई थी कि हमारा जो एंजाइम है वो अपनी जो ड्वेल नेचर थी, उस ड्वेल नेचर की वजह से वो CO2 को तो फिक्स करता ही करता है, वो ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, यानी कि RUBP के साथ में वो O2 को भी जोड़ सकता है। अगर ऐसा करेगा तो फिर आपने देखा था कि एक डिफरेंट साइकिल है वो ऑपरेट होने लग जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर साइकिल जिसमें हमारा रूबिस्को थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहा है, देखो यहाँ पे ही रूबिस्को है, इस रूबिस्को को ये RUBP है आपके पास, RUBP के साथ इसको CO2 जोड़ना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं जोड़ रहा है, तो CO2 को तो नहीं जोड़ रहा है, CO2 की जगह पे ये O2 को जोड़ रहा है। तो ये रूबिस्को अपनी जो बात करें कि जो ऑक्सीजनेज एक्शन है वो कर रहा है, ये अपनी ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी को यूज करके ये RUBP जो उसका रियल सबस्ट्रेट है उसके ऊपर ये CO2 की जगह पे O2 जोड़ देता है। अब वहां पे तो क्या हो रहा था कि कार्बन स्केलेटन 5 से 6 का बन जाता था, लेकिन यहाँ पे RUBP तो 5 का ही है और इसमें O2 जुड़ा है तो कार्बन तो जुड़ा नहीं, तो 5 ही रहता है। लेकिन 5 कार्बन का जो स्केलेटन है वो स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होकर के जो स्ट्रक्चर बनती है उसमें एक तो 2 कार्बन है और एक 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाला तो वही स्ट्रक्चर आपके पास 3-फॉस्फोग्लिसरेट, लेकिन 2 कार्बन का जो कंपाउंड बनता है यहाँ पे
वो कौन है? दैट इज 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो जब रुबिस्को अपना ऑक्सीजनेज वर्क करता है, ध्यान देना कि जब रुबिस्को अपना ऑक्सीजनेज वर्क करता है तो जो पहला कंपाउंड बनता है दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड, इसलिए हम इस पाथवे को C2 साइकिल बोल रहे होते हैं। और सेकेंडली हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इट इज जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, तो हम इसको फोटो रेस्पिरेशन भी बोल रहे होते हैं, हम इसको फोटो रेस्पिरेशन भी बोल रहे होते हैं। और रेस्पिरेशन की बात करें तो O2 ऐड होता है और CO2 इसमें से रिलीज होता है, राइट। लेकिन O2 का एडिशन है वो तो क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो O2 है वो ऐड हो जाएगी और करेगा कौन? रुबिस्को कर देगा। इसके बाद में हमारा जो ग्लाइकोलेट बन गया था ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलेट के अंदर, और ग्लाइकोलेट बाद में आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्रोक्सीसोम को, प्रोक्सीसोम से फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में। तो यहाँ एक थोड़ा सा डिफरेंट रोल आ जाएगा आपके पास कि जब आप एक ग्लाइकोलेट को जब आप ग्लाइसिन में कन्वर्ट करते हैं तो अंतर जो था, जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ अमीनो ग्रुप, तो अमीनो ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा आ गया। तो अमीनो इसमें कहां से आया? तो किसी का अमीनो इसको ट्रांसफर किया गया। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम्स हैं, अमीनो ट्रांसफरेज वो ऐसा काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं? ग्लूटामेट का अमीनो निकालते हैं और उसको ग्लाइकोलेट के ऊपर चिपका देते हैं, तो ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। तो ग्लाइसिन इज द फास्ट अमीनो एसिड, फास्ट अमीनो एसिड जो C2 साइकिल में बनता है। हालांकि ऐसे सेरिन भी बनता है, तो सेरिन भी अमीनो एसिड है लेकिन ये फास्ट नहीं है, ये सेकंड है। आपको ध्यान देना है कि जब आप बात की जाए कि ग्लाइसिन कहाँ बनता है तो ग्लाइसिन की साइट है प्रोक्सीसोम। जब आपसे पूछा जाए कि सेरिन कहाँ बनता है तो आप बताएंगे उसकी साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये CSIR ने पूछे हैं। तो C2 साइकिल छोटा सा साइकिल है लेकिन इसमें 3 ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, अमीनो एसिड के रिगार्डिंग कार्बोक्सिलेशन तो आपको याद हो जाएगा कि CO2 का एडिशन है कार्बोक्सिलेशन, वो तो क्लोरोप्लास्ट में ही हो जाता है। तो कौन सा इंटरमीडिएट कौन से ऑर्गेनेली में बनता है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ग्लाइसिन से बाद में सेरिन बन जाएगा, सेरिन रीट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्रोक्सीसोम को, बाद में हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो इसका अमीनो निकल जाता है। तो ये यहाँ से इसका अमीनो निकलता है और ये वापस यहाँ पे ट्रांसफरेज काम करेगा, अमीनो ट्रांसफरेज। और ये वाला अमीनो ट्रांसफरेज सेरिन के अमीनो ग्रुप को अल्फा कीटो के ऊपर जब चिपका देगा तो वापस से ग्लूटामेट बन जाता है। तो ये ग्लूटामेट का पूल हो गया कि ग्लूटामेट अमीनो देता भी है और वापस अल्फा से वापस ग्लूटामेट बनता रहता है। इंटरेस्टिंग चीज और यहाँ पे ये थी कि अल्टीमेटली जो रिलीज है CO2 का वो यहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। फोटो रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 रिलीज होती है, CO2 रिलीज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो पाथवे एडिटिव आपको याद है, कोई जरूरी नहीं है, हमें इतना रिमेम्बर भी इसको नहीं करना। हाँ, मेन की पॉइंट्स क्या है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए और फिर इसके ऊपर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका C2 साइकिल की बातें रखी थी कि फोटो रेस्पिरेशन की बातें थी, ये इसका समराइजेशन था। ओके, इसके बाद में हमने बात की थी कि कंपटीशन बिटवीन कार्बोक्सिलेशन एंड ये यहाँ से अपन को स्टार्ट करना है कि जब हम बात कर रहे हैं कि रुबिस्को के पास दोनों ऑप्शन है कि वो कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और वो ऑक्सीजनेशन भी करता है। काम तो एक को ही करना है ना, काम तो रुबिस्को को ही करना है। और रुबिस्को के सामने दोनों ऑप्शन है कि वो CO2 को जोड़े
या O2 को जोड़े। फिर आपने देखा था कि CO2 के साथ में उसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी है तो इसको स्ट्रांगली जोड़ता है, और इसके साथ में उसकी बाइंडिंग है वो वीक है, राइट। तो देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, और इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसा आप इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये वाली लाइन काम ही ना कर रही हो, अगर सेकंड ऑप्शन काम ना कर रहा हो तो रूबिक्स को एक ही काम करेगा कि वो CO2 को केवल ऐड करेगा, तो ज्यादा ऐड हो पाएगा, ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी आ पाएगी, दूसरा रास्ता ही बंद है, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा स्ट्रांगली हो पाएगा। तो जब सेकंड ऑप्शन है और रूबिक्स को ऑक्सीजनेज करता भी है, एंजाइम ऑक्सीजन को इस्तेमाल भी करता है, C2 साइकिल भी ऑपरेट होता है, तो ऑक्सीजन को जब वो कंज्यूम करता है या ऑक्सीजनेज रोल उसका रहता है, तो हमारा ओवरऑल जो एफिशिएंसी है फोटोसिंथेसिस की वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बिकॉज फोटो रेस्पिरेशन इज कॉन्करेंट, यानी कि साथ साथ होते हैं विथ फोटोसिंथेसिस, कि C3 और C2 दोनों साथ चलते हैं, कि एक साथ एक ही पौधे के अंदर C3 भी ऑपरेट होता है और C2 भी ऑपरेट होता है। तो C3 में कार्बन जुड़ता है, C2 में निकलता है, तो जुड़ना जो है या जमा होना है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। तो जब दोनों चीजें साथ में होती हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन इंटैक्ट सेल, कि कितना लॉस हुआ और जुड़ता दोनों साथ में हो तो किसी एक पैरामीटर को निकालना आसान नहीं होता। 2 molecules of 2-phosphoglycolate, जो कि 4 कार्बन का होता है, are needed to make 1 molecule of 3-phosphoglycerate, कि आपको क्या चाहिए, 2 मॉलिक्यूल चाहिए 2-phosphoglycolate के, और जो 2-phosphoglycolate है ये 4 कार्बन का है, और ऐसे आपको 2 चाहिए, तो 2 into 4 कार्बन इज इक्वल टू 8 कार्बन कंज्यूम हो रहे हैं आपके। To make 1 molecule of 3-phosphoglycerate, और 3-phosphoglycerate 3 कार्बन का है, 3-phosphoglycerate का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसमें आपके पास 3 कार्बन आएंगे। तो विद द रिलीज ऑफ 1 molecule of CO2, हाँ ये आपका 2-phospho था ना, 2-phosphoglycolate, ग्लाइकोलेट 2 का ही होता है, तो दिस वाज 4 कार्बन। तो यूटिलाइज 4 कार्बन हो रहे थे, आपको 3-phosphoglycerate या 3 कार्बन का मिलता है और 1 कार्बन निकल जाता है। तो इनपुट था 4 कार्बन का और आपके पास बचता है 3 कार्बन, और 1 कार्बन आपने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये CO2 रिलीज हो जाती है, तो कार्बन का लॉस होता है। आपने जितने डाले उतने ही मिल जाए तो कार्बन का लॉस नहीं होता, लेकिन डाले आपने 4 और शेष है आपके पास 3, तो 1 कार्बन लॉस है यहाँ पे। तो थियोरेटिकली 1/4, कि 4 डाले थे एक मिस हो गया तो 1/4 लॉस होगा ना कार्बन का, तो 1/4 ऑफ कार्बन एंटरिंग इन C2 ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल इज रिलीज एज CO2। तो जब C2 साइकिल चलता है तो 1/4 जो कार्बन है वो लॉस हो जाता है, यानी कि कार्बन का लॉस होता है। The measurement of CO2 released by sunflower leaves support this calculated values, की वहां भी आपको ऐसा ही डाटा प्राप्त होता है। This result indicates that actual rate of photosynthesis is approximately 120 to 125% of the measured rate, कि हम इन विट्रो में जो फोटोसिंथेसिस की रेट हमें प्राप्त होती है, एक्चुअल में इन विवो सिस्टम उससे ज्यादा स्ट्रांगली एफिशिएंट है, तो वहां पे रेट ज्यादा रहती है। The ratio of carboxylation to oxygenation in air at 25 degrees centigrade is computed to between 2.5 to 3, कि रेशियो किसका है, कार्बोक्सिलेशन बाय ऑक्सीजनेशन। इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 2.5 से 3, यानी कि कार्बोक्सिलेशन है वो लगभग 2.5 से 3 गुना ज्यादा होता है जितना ऑक्सीजनेशन होता है। अगर हम ये बात करें कि दोनों प्रोसेस साथ में होती हैं तो लगभग कार्बोक्सिलेशन है वो ऑक्सीजनेशन का 2.5 गुना से 3 गुना हो रहा होता है। ठीक है।
Further calculations indicate that photorespiration lowers the efficiency of photosynthetic carbon fixation by 90% to approximately 50%. कि अगर ऑक्सीजनेशन वर्क बढ़ जाए तो उस वाली कंडीशन के अंदर जो एफिशिएंसी है वो 90% से लेकर के 50% तक गिर सकती है। कि पौधा जितना फोटोसिंथेसिस कर पा रहा था, फोटोसिंथेसिस को आप कार्बन एडिशन के रूप में देखिए कि जितना कार्बन जोड़ पा रहा था उसका 90% ही जोड़ पाता है या उसका आधा ही जोड़ पाता है, डिपेंड करता है कि फोटो रेस्पिरेशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो फोटो रेस्पिरेशन की वजह से जो ओवरऑल फोटोसिंथेटिक या कार्बन का जो एडिशन है या कार्बन एसिमिलेशन है उसकी रेट में बहुत ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है। तो ये जो डिक्रीज है, this decrease efficiency can be measured as an increase in the quantum requirement for CO2 fixation। तो प्रोसेस हमारी कम कार्बन जोड़ पाती है, तो फोटोसिंथेसिस में ज्यादा कार्बन जुड़े या पौधे के बायोमास में ज्यादा कार्बन जुड़े तो उसको ज्यादा बार क्वांटम रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि पौधे को लाइट हार्वेस्टिंग ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि उसने जोड़ा तो सही लेकिन कार्बन लॉस हो जाता है। तो कंपनसेट करने के लिए पौधे को क्वांटम रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ने लग जाएंगी अंडर फोटो रेस्पिरेटरी कंडीशन। और ऐसा तब होता है जब एयर विथ हाई O2 एंड लो CO2, क्योंकि कल आपने बात की थी कि जो हमारा रुबिस्को है वो CO2 के साथ में उसकी एफिनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम जानबूझ के अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो उस समय पे ऑक्सीजनेज वर्क उसका बढ़ जाएगा। तो जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लो हो तो फोटो रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है या रुबिस्को अपना ऑक्सीजनेज काम है वो ज्यादा करता है। ठीक है, एज अपोज टू नॉन फोटो रेस्पिरेटरी कंडीशन की जब O2 कम होती है और CO2 ज्यादा होती है तो फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाता है। तो फोटो रेस्पिरेशन होगा या नहीं होगा डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कम है या ज्यादा CO2 के कंपैरिजन के अंदर। तो अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, और होगा तो फिर लॉस होगा पौधे को कार्बन का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये जो कार्बन का एडिशन एंड कार्बन का डिलीशन, लॉस है और एक एडिशन है। कार्बोक्सिलेशन में ऐड होता है कार्बन और ऑक्सीजनेशन के अंदर कार्बन का लॉस होता है। तो दोनों चीजें बिल्कुल से कनेक्टेड है, इंटरलॉक्ड होती है कि कार्बन का जुड़ना और कार्बन का लॉस दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं। तो photosynthetic carbon metabolism in the intact leaf reflect that integrated balance between two mutually opposing, कि एक एडिशन डिलीशन तो दोनों बिल्कुल रिवर्स हो गए ना, और तो ये एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट भी हैं और कनेक्टेड भी होते हैं, इंटरलॉकिंग भी है। द केल्विन साइकिल कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ये जो आपका C3 साइकिल है वो बिना C2 के भी चल सकता है, बट the C2 oxidative photosynthetic carbon cycle depends on the Calvin cycle for a supply of a tribulose 1,5 phosphate। बहुत शानदार बात है, राइट, कि आपका जो C3 है उसको चलाने के लिए तो क्या चाहिए, RUBP चाहिए, और जब C3 चलेगा तो RUBP आपको वापस भी मिल जाता है, राइट। तो C3 साइकिल में C2 साइकिल का कोई भी पार्ट या कोई भी इंटरमीडिएट कंज्यूम नहीं होता, इसलिए वहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो C2 पे डिपेंड करे। बट C2 साइकिल में हम क्या चाहते हैं कि RUBP O2 के साथ में जुड़ तो जाता है लेकिन RUBP रीजनरेट नहीं होता। तो एक बार काम में तो आ गया बट दोबारा नहीं बनता है, तो अगली बार कहां से आएंगे, तो अगली बार कहां से आएंगे, C3 से आएंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि C2 साइकिल C3 साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, कनेक्टेड है। वो क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि वो तभी हो पाएगा जब RUBP उसको मिल रहे हो। तो RUBP C2 में तो बनते नहीं है, C3 के अंदर वो बनते हैं। तो C3 वाले RUBP की वजह से C2 है वो अपनी RUBP डिमांड को पूरा कर पाता है, इसलिए C2 साइकिल है वो बिना C3 साइकिल के ऑपरेट नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। Okay. The balance between the two cycles is determined by 3 factors,
कि काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या है रुबिस्को की, कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन किस स्पीड से कर रहा है, ऑक्सीजनेशन किस स्पीड से कर रहा है, तो उनकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज क्या है दोनों साइड्स की रिएक्शंस की। कॉन्सेंट्रेशंस क्या है, CO2 ज्यादा है या O2 ज्यादा है, तो जो सबस्ट्रेट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। एक तो ये है कि एंजाइम की खुद की प्रॉपर्टी है, दूसरा सबस्ट्रेट की बातें आ गई, और तीसरी चीज आती है कि टेम्परेचर। तो एंजाइम की खुद की काइनेटिक प्रॉपर्टीज, इनसे फर्क पड़ेगा, सबस्ट्रेट O2 ज्यादा है या CO2 इससे फर्क पड़ेगा, और एक टेम्परेचर वो उसको प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर रुबिस्को के वर्क को कैसे अफेक्ट करेगा या कैसे उस पर फर्क पड़ता है। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीज, नॉर्मली हम लेते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम नॉर्मल मानते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, 25 डिग्री से जैसे वो एक्सटीड करेगा, तो दिस इज इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ रहा है। The concentration of CO2 in a solution in equilibrium with air decreases more than the concentration of O2 does. Means आप ये कहना चाहते हैं कि जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो पानी के अंदर जो CO2 डिजोल्व है और जो O2 डिजोल्व है, क्योंकि ये सारा कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है, और स्ट्रोमा एक एक्वस एनवायरनमेंट है, तो वहाँ O2 एंड CO2 ये दोनों गैसेस वहाँ प्रेजेंट है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जितनी CO2 प्रेजेंट है और जितना O2 प्रेजेंट है, ये उनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 25 डिग्री के ऊपर, आपने इनकी जो भी वैल्यू मानी वो। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, मीन्स आप कह रहे हैं कि दिस इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर राइज हो गया। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो जो डिजोल्व CO2 है इसका लेवल जल्दी डिक्रीज होता है, यानी कि डिजोल्व CO2 की मात्रा में तो गिरावट आ जाएगी ज्यादा, और डिजोल्व ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन में गिरावट आती है कम। यानी कि जब 25 डिग्री टेम्परेचर होता है तो पानी में ज्यादा CO2 डिजोल्व रहती है, तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज काम ज्यादा करता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बड़ा होने लग जाएगा तो पानी के अंदर या स्ट्रोमा के अंदर जो CO2 है उसकी अमाउंट उतनी नहीं रहती जितनी 25 डिग्री पे रहती है, राइट। और इसका दूसरा ये साइड में ये आएगा कि जैसे आपने 35 डिग्री टेम्परेचर की बात की, तो अब CO2 कम हो गया है और O2 की कॉन्सेंट्रेशन है तो ज्यादा हो गई है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा ना, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट दो है CO2 एंड O2, तो CO2 का जो डिजोल्व अमाउंट है वो कम रह जाता है, तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज काम कम करने लग जाता है, और ऑक्सीजन उससे ज्यादा हो जाता है तो वो फिर ऑक्सीजनेज काम ज्यादा करने लग जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे रुबिस्को का जो एक्शन है वो कार्बोक्सिलेज से ऑक्सीजनेज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेशियो ऑफ CO2 to O2 डिक्रीज, CO2 to O2 जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि CO2 कम पड़ेगी, O2 बढ़ेगी, तो छोटी संख्या को बड़ी से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा कि हमारा रेशियो डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर जैसे आपने बढ़ाया। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो CO2 अपॉन O2 का रेशियो कम हो गया, यानी कि CO2 कम है और O2 बढ़ रही है, यानी कि कंपैरिजन के अंदर बढ़ रही है, CO2 कंपैरिजन में कम हो गया। तो फोटो रेस्पिरेशन इंक्रीज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजनेज बढ़ जाएगा और कार्बोक्सिलेशन है वो कम रह जाएगा एज द टेम्परेचर राइजेस। दिस इफेक्ट इज एनहांस्ड बाय द काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ रुबिस्को। ये जो था कि भाई जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कार्बोक्सिलेशन कम हो गया, ऑक्सीजनेशन बढ़ गया, और ये चीज और ज्यादा प्रभावी हो जाती है, यानी कि ये फर्क तो पड़ रहा है और ये फर्क और भी भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रुबिस्को की काइनेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज होती है, which also result in relative increase in oxygenation at higher temperature। कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रुबिस्को का जो ऑक्सीजनेज वाला वर्क है या ऑक्सीजनेज वाली जो
काइनेटिक प्रॉपर्टीज हैं या काइनेटिक्स है वो बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा ऑक्सीजनेशन करता है वो। जब टेम्परेचर कम होता है तो कार्बोक्सिलेशन ज्यादा करता है। तो एक तो उसको सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, तो जैसे ऑक्सीजनेशन ज्यादा करेगा, एक एंजाइम की हालत भी थोड़ी सी टेम्परेचर पे चेंज हो गई है बढ़ते ही, कि वो अब ऑक्सीजनेशन ज्यादा करता है, तो सबस्ट्रेट भी उसके अकॉर्डिंग हो गया और वो खुद भी ऑक्सीजनेशन के अकॉर्डिंग हो गया, तो ऑक्सीजनेशन ज्यादा करने लग जाता है। तो जब ये दोनों चीज मिल जाती है तो ओवरऑल इंक्रीज टेम्परेचर पे क्या होगा, प्रोग्रेसिवली टिल द बैलेंस अवे फ्रॉम द केल्विन साइकिल एंड टुवर्ड द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे आपने टेम्परेचर राइज किया, तो रुबिस्को की जो प्रॉपर्टी थी कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन भी कर रहा था और ऑक्सीजनेशन भी कर रहा था, तो ये वाली प्रॉपर्टी उसकी बढ़ जाती है। और फिर इसको करने के लिए उसको CO2 कम और O2 ज्यादा होना चाहिए, वो हालत भी पानी की हो जाती है टेम्परेचर बढ़ते ही। तो चीजें सुटेबल हो जाती हैं ऑक्सीजनेशन वर्क के लिए। तो ये तो खुद भी ऑक्सीजनेशन वाला बन गया और कंडीशन भी ऑक्सीजनेशन के लायक बन गई, तो रुबिस्को ऑक्सीजनेज वाला वर्क है वो ज्यादा करने लग जाता है जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, राइट। तो जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो हम यहाँ ये भी तो कह सकते हैं कि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले एरिया है, वहां से अगर आप ट्रॉपिकल की तरफ आओगे, वहां से अगर आप ट्रॉपिकल एरिया में आएंगे, तो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर टेम्परेचर है वो बड़ा है, हाई टेम्परेचर है वहां पे। तो हाई टेम्परेचर या जो डेजर्ट है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जो डेजर्ट के पौधे हैं या ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स को फिर दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, तो रुबिस्को को प्रॉब्लम हो रही है। रुबिस्को कार्बन जोड़ना तो कम कर दिया उसने, और कार्बन को हटाना फोटो रेस्पिरेशन से वो बढ़ा दिया। तो अगर पौधों ने ऐसा किया या रुबिस्को ने ऐसा किया तो प्रॉब्लम होनी है कि पौधे फिर ग्रो कैसे करेंगे। तो वो चीजें भी हमें लेनी है कि जैसे जैसे हम ट्रॉपिक्स की तरफ जाते हैं या जो वार्मर एरिया है डेजर्ट उनकी तरफ जाते हैं, तो रुबिस्को को प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। और उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हम फिर जो C4 साइकिल है उसके रूप में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने इसका एक अडेप्टेशन निकाल लिया कि वो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हाँ भाई, जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो आपका एरिया था ना कि वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से आप उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ मूव करा रहे हो, तो क्या होना चाहिए? देखो रुबिस्को का ऑक्सीजनेज वर्क बढ़ रहा है ना, और ऑक्सीजनेज वर्क जब इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से कार्बन लॉस बढ़ जाएगा, राइट। कार्बन लॉस बढ़ेगा तो पौधे का जो बायोमास है वो डिक्रीज होगा। तो ये तो प्लांट को लॉस हो रहा है ना, ये तो प्लांट को लॉस हो गया। तो ऐसे कंडीशन में सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि रुबिस्को को हम एक्स्ट्रा CO2 दे दें, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने पे दिक्कत हो रही थी कि पानी के अंदर CO2 डिजॉल्व उतनी नहीं बच रही थी, तो रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन कम करने लग गया था। तो रुबिस्को को अगर हम नॉर्मल जितनी CO2 होती है उससे ज्यादा CO2 उसको दे दें, तो नॉर्मली जितना था उससे ज्यादा हम दे दें, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट CO2 पंपिंग, कि हम CO2 को पंप करा दें।
तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर देंगे कि कंडीशन रूबिस्को के लिए कार्बोक्सिलेशन वाली बना देंगे कि वो कार्बोक्सिलेशन कर पाएगा अगर हमने उसको एक्स्ट्रा CO2 दे दी। तो जो डेजर्ट प्लांट्स हैं या जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो फोटो रेस्पिरेशन ना करें, इसके लिए जरूरी है कि रूबिस्को को ज्यादा CO2 पहुंचाई जाए, तो उसमें CO2 की पंपिंग पाई जाती है। तो वो चीजें भी हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या ये जो हमारा कार्बन लॉस हो रहा था ये ऐसे ही होता है या इसका कोई रोल भी है, क्या कोई फंक्शन या कोई बेनिफिट भी है या नहीं है ना। तो एक्चुअल जो इसके बेनिफिट्स हैं वो कोई क्लियर बेनिफिट्स तो नहीं है, दे आर अननोन। तो ऑल्दो द C2 cycle recur 75% of the carbon originally lost from the Calvin cycle as 2-phosphoglycerate, कि इसमें जो 3-phosphoglycerate बनता है वो तो दोबारा से काम में आ ही जाता है, केवल 2-phosphoglycolate है ये साइकिल से बाहर निकलता है। तो why does 2-phosphoglycolate form at all, तो ये आखिर बनता क्यों है? ठीक है, जब पौधे को कोई फायदा ही नहीं है और कार्बन का लॉस है तो फिर ये बनता क्यों है, या ये बनता है तो क्या इससे कोई काम है ऐसा या कोई ऐसी वैल्यू है जो जुड़ी हुई है। तो वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज दैट कि ये हो सकता है कि द फॉर्मेशन ऑफ, ये तो हमने बातें कर ली थी कि वो इंटरकनेक्ट कैसे होते हैं, ये रूबिस्को के जो RuBP है उसकी वजह से ये दोनों इंटरकनेक्ट होते हैं। तो दिस इज ऑक्सीजनेशन, ये ऑक्सीजनेशन है कि O2 जुड़ रही है, और ये कार्बोक्सिलेशन है, तो ये C3 साइकिल की बात है और ये C2 साइकिल की बात है। और कनेक्ट होने के पीछे जो कारण था वो RuBP था जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो जब कार्बोक्सिलेशन की जगह पे ऑक्सीजनेशन होता है और 2-phosphoglycerate बनता है, तो 2-phosphoglycerate का बनना इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन which require an intermediate that can react with both CO2 and O2। तो बात ऐसी थी कि जब आपका रूबिस्को वर्क करता है तो वो RuBP के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि RuBP उसका सबस्ट्रेट है, और इस सबस्ट्रेट को जब आगे फर्दर कन्वर्ट करना होता है तो बीच में जो इंटरमीडिएट बनते हैं, जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट है वो CO2 से भी इंटरेक्ट कर सकता है, वो O2 से भी इंटरेक्ट कर सकता है। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन की नेचर है उसकी वजह से कि अगर O2 जुड़ गया तो ये बन जाएगा और CO2 जुड़ गया तो 3-phosphoglycerate बन जाएगा। तो such a reaction would have little consequence in early evolutionary times if early evolutionary time, यानी कि आप ओल्ड टाइम की बात कर रहे हो, स्टार्टिंग की बात कर रहे हो, इफ द रेशियो ऑफ CO2 to O2, तो आप देखिए एक बार कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उस अर्ली एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 O2 का रेशियो ये क्या था, इन एयर वर हायर, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन कम थी, CO2 ज्यादा थी। ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस के बाद में एटमॉस्फेयर में जुड़ना चालू हुई है, तो उस समय पे रेशियो कैसा था, हाई था। देन इट इज टुडे, अब क्या हो गया, अब अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम के अंदर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन काफी ज्यादा है, तो CO2 अपॉन O2 का जो रेशियो आएगा वो क्या है, उतना ज्यादा नहीं है, वो उससे लो है, राइट। तो however the low CO2-O2 ratios, लो CO2-O2 रेशियो बोलने का मतलब क्या है, जब आप ये कहते हैं कि CO2-O2 रेशियो लो हो गया, मीन्स
O2 इंक्रीज, ठीक है। प्रिविलेंट इन मॉडर्न टाइम, प्रेजेंट में अब यही हुआ था कि फोटोसिंथेसिस ने हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को लगातार इंक्रीज किया, या आपने एवोल्यूशन में डिस्कस भी किया था। आर कंडक्टिव टू फोटो रेस्पायरेशन मीन्स, जब आप इवोल्यूशन की स्केल के ऊपर इस मैटर को डिस्कस करें तो आप कहेंगे कि ओल्ड टाइम, और आप कहेंगे कि आज का प्रेजेंट टाइम। तो उस समय पे एटमॉस्फेयर में जो O2 थी वो कम थी, और अब एटमॉस्फेयर में O2 है वो ज्यादा है। और फिर इसका ट्रेंड भी तो यही है कि धीरे धीरे O2 का लेवल बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो एटमॉस्फेयर में O2 का लेवल इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से प्लांट्स में जो फोटो रेस्पायरेशन है या जो CO2 साइकिल है वो इवोल्व हुआ है। कि पहले ऑक्सीजन इतनी ज्यादा थी नहीं, तो ये साइकिल भी नहीं था, और अब एटमॉस्फेयर में लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले टाइम से बढ़ी है। तो फिर जो रुबिस्को है उसने अपना जो ऑक्सीजनेज वर्क है वो देना चालू कर दिया, या उसका एग्जिस्टेंस वो रहा है, या रुबिस्को की जो ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी वजह से जो CO2 साइकिल है उसका हम इस प्रकार से इवोल्यूशन में वो क्यों आया उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। With no other function that the recovery of some of the carbon present in 2-phosphoglycerate। तो कि केवल हम इतना कह सकते हैं कि पहले O2 कम था तो ऐसा कुछ नहीं था, और अब O2 बढ़ रहा है तो उसके कारण से ये चीज है वो रुबिस्को की प्रॉपर्टी में शामिल हो गई है। इसके अलावा दूसरा जो हम और पॉसिबल रीजन इसके साथ में ऐड कर सकते हैं, another possible explanation is that photorespiration is important, especially under conditions of high light intensity। कि जब लाइट काफी ज्यादा होती है, हाई लाइट इंटेंसिटीज, उस समय पे ये काम का हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे होगा उसमें पे हम कैसे रिलेट करें? एक तो लाइट ज्यादा हो एंड लो इंट्रासेलुलर CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो टेम्परेचर ज्यादा होने पे जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज ही होगा ना। तो लो इंट्रासेलुलर CO2 कॉन्सेंट्रेशन। और ऐसी कंडीशन हमें कब देखने को मिल सकती है? व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज्ड। तो जैसे आपने स्टोमेटा क्लोज कर दिए तो CO2 का लेवल अब बढ़ना बंद हो गया ना, क्योंकि स्टोमेटा से CO2 अंदर आती है। तो स्टोमेटा बंद होते ही जितनी CO2 थी वो तो कंज्यूम हो जाएगी धीरे धीरे, और जो इंट्रासेलुलर स्पेस है उसमें CO2 का लेवल है वो धीरे धीरे कम ही हो जाएगा। और हाई लाइट इंटेंसिटी या टेम्परेचर हाई होने पे स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, बिकॉज वाटर स्ट्रेस भी है वहां पे। तो जहां पानी की कमी हुई या जहां लाइट तेज है तो वहां स्टोमेटा ज्यादा नहीं खुलेंगे, तो वहां पे रुबिस्को के सामने CO2 ज्यादा पहुंचेगी ही नहीं। तो रुबिस्को के सामने जो ज्यादा पहुंचता है वो तो उसके साथ काम करेगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन है वहां पे, CO2 कम है तो कार्बोक्सिलेशन कम हो जाएगा, उसका जो ऑक्सीजनेज वर्क है वो बढ़ जाता है। और इस समय पे वो क्या कर रहा है कि वो CO2 साइकिल चला रहा है, और उससे हो क्या जाएगा? डिसिपेट एक्सेस एटीपी। जो लाइट रिएक्शन की वजह से एक्सेस एटीपी बन रहे थे उनको डिसिपेट किया जा सकता है। कि फोटो रेस्पिरेशन साइकिल जब रन होगा तो जो एक्स्ट्रा एटीपी बन जाते हैं उन एक्स्ट्रा एटीपी को डिसिपेट किया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी CO2 लॉस के रूप में, यानी कि कार्बन लॉस के रूप में। एंड रिड्यूसिंग पावर फ्रॉम द लाइट रिएक्शन, क्योंकि आपने डिस्कस किया था कि अगर सिस्टम सैचुरेट हो जाएगा तो फोटो डैमेज हो सकता है। तो फोटो डैमेज से बचाने के लिए वहां पे कैंचिंग होती रहे, जेड स्कीम चलती रहे, NADPH है वो वापिस NAD+ में कन्वर्ट होता रहे। तो एक तो लॉजिक ये था कि भाई आप डायरेक्ट रिएक्शन करा लीजिए, और डायरेक्ट रिएक्शन कराने के बाद में भी एक्सेस लाइट है वहां पे, एक्सेस एटीपी बन रहे हैं, एक्सेस रिड्यूसिंग पावर यानी कि NADPH बन रहे हैं,
तो एनर्जी को खोने का तरीका हो सकता है कि जब खूब सारा बन रहा है और कंडीशंस भी बनने वाली है, एक्सेस एनर्जी मिल रही है, तो पौधा कार्बन लॉस कर सकता है। इस रास्ते से वो पौधा एक्सेस एनर्जी को कार्बन लॉस के रूप में हानि में डाल सकता है, डिसिपेट कर सकता है। तो वो सारा का सारा सिस्टम बचाने का तरीका बन जाएगा कि इसलिए वो क्या करेगा कि जो डैमेज हो सकते थे फोटोसिंथेटिक सिस्टम को, उससे वो अपने आप को बचा सकता है, एस्केप कर सकता है, प्रिवेंट कर लेगा सिस्टम को। समझ पा रहे हैं कि जब C2 साइकिल चलेगा तो जो एक्सेस एनर्जी थी, एक्सेस एनर्जी को कार्बन लॉस के साथ में हटाया जा सकता है कि कीमत तो चुकानी पड़ रही है कि कार्बन कम हो रहा है, लेकिन कार्बन कम हो रहा है तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे काफी सारे एटीपी हैं, काफी सारे NADPH हैं, तो डार्क रिएक्शन तो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो कुछ हद तक एनर्जी डिसिपेशन का रोल ये कर सकता है। फिर देखिए यहाँ से भी आप इस चीज को फर्दर और थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर हम एक एक्सपेरिमेंटल वर्क को देखें कि अरेबिडोप्सिस जो कि एक रोल मॉडल है, अरेबिडोप्सिस के आपने म्यूटेंट लिए दैट आर अनेबल टू फोटोरेस्पायर, जिनमें C2 साइकिल नहीं होता, तो ग्रो नॉर्मली अंडर 2% CO2 कॉन्सेंट्रेशन, बट दे डाई रैपिडली। कि नॉर्मली एटमॉस्फेयर में जितना CO2 का लेवल होता है उसका 2% भी अगर हमने उनको दिया, ठीक है, तो वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं, दे आर अनेबल टू फोटो रेस्पायर। कि आपने CO2 के लेवल को नॉर्मल जो 100% CO2 का लेवल है जितनी होती है, हम उससे कम करके उसका केवल 2% कर दिया, राइट। तो ऐसा होने पे उनको ऑक्सीजनेज काम करना चाहिए था, लेकिन वो ऑक्सीजनेज काम नहीं कर रहे हैं, अनेबल टू फोटोरेस्पायर, but they die rapidly if transferred to normal air। अगर हम उनको 2% से 100% या नॉर्मल CO2 लेवल पे ट्रांसफर कर दें तो वो पौधे मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो देयर इज एविडेंस फ्रॉम वर्क विथ ट्रांसजेनिक प्लांट्स दैट फोटो रेस्पिरेशन प्रोटेक्ट, कि फोटो रेस्पिरेशन जिनमें नहीं हो रहा है वो डाई हो जाते हैं, एक्सेस CO2 देते ही वो नॉर्मल एयर के अंदर सरवाइव नहीं कर पा रहे। तो जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के अंदर क्या होना चाहिए कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट C3 प्लांट्स फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन एंड फोटो इनहिबिशन। तो ये कि हम कह रहे थे कि हाँ भाई ये एनर्जी को डिसिपेट करने का साधन हो सकता है, जिससे सिस्टम को डैमेज होने से बचाया जा सकता है कुछ हद तक। तो आपने कहा है कि हम ऐसे म्यूटेंट बनाते हैं जिनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, तो उनके डेथ चांसेस बड़े थे, और ऐसे पौधे जिनमें फोटो रेस्पिरेशन होता है तो वो अपना फोटो सिस्टम बचा पाते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन और फोटो इनहिबिशन उनमें नहीं हो पाता। तो एग्जैक्ट क्लियर रोल तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन की वजह एक हो सकती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की कंपैरिजन में O2 बढ़ता जा रहा है, तो उससे ये मैकेनिज्म प्लांट्स में एग्जिस्ट कर रही है। या हमारे जो फोटो सिस्टम्स हैं, उन फोटो सिस्टम्स को एक्सेस एनर्जी से डैमेज ना हो जाए, तो उससे बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा रास्ता है कि थोड़ी बहुत एनर्जी इस रास्ते से हटाई जा सकती है ताकि सिस्टम के ऊपर ज्यादा लोड नहीं आए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग मैकेनिज्म, CO2 को इकट्ठा करना यानी कि कार्बन को जोड़ना, CO2 कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म्स। तो दिस इज एल्गल एंड साइनोबैक्टीरियल पंप्स। तो मैनी प्लांट्स आइदर डू नॉट फोटो रेस्पायर एट ऑल, कि उनमें जब फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं तो कार्बन लॉस तो होता ही नहीं, केवल वो ऐड ही करेंगे, और they do so to only a limited extent, कि या तो पौधे फोटो रेस्पिरेशन करेंगे ही नहीं, और कुछ पौधे अपनी हालत को ऐसा चेंज कर लेते हैं कि उनमें फोटो रेस्पिरेशन होगा तो भी मामूली सा होगा, ओनली a limited extent। तो these plants have normal rubiscos, रुबिस्को तो उनके नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कुछ,
right? And their lack of photo respiration is a result of a mechanism that concentrates CO2 in the Rubisco environment. तो रुबिस्को जहां काम करता है यानी कि स्ट्रोमा में काम करता है, तो स्ट्रोमा के अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को अगर बढ़ा दे, अगर कोई ऐसी तरीका हो कि जिस तरीके से रुबिस्को के सामने ज्यादा CO2 फेंकी जाए तो वो ऑक्सीजन के हाथ ही नहीं लगाएगा, वो CO2 को ही कंज्यूम करेगा, और अगर उसने CO2 को कंज्यूम किया तो C3 साइकिल ही चलेगा और C2 साइकिल है वो नहीं चलेगा, तो पौधे को जो कार्बन लॉस है वो नहीं होगा और पौधा है वो रैपिड कार्बन एसिमिलेशन करेगा, तेजी से उसकी ग्रोथ आ सकती है, बायोमास में बहुत ज्यादा वृद्धि कर सकता है वो। तो अगर ऐसा कोई रास्ता हो कि रुबिस्को के सामने CO2 नॉर्मल लेवल पे से भी ज्यादा CO2 उसको वहां प्रोवाइड कराई जाए तो कार्बोक्सिलेशन बढ़ जाएगा और जो C2 साइकिल है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा करने पे आप ऑक्सीजनेशन को सप्रेस कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 3 मैकेनिज्म्स फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग CO2 एट द साइट ऑफ कार्बोक्सिलेशन, कि रुबिस्को को ज्यादा से ज्यादा CO2 कैसे दी जा सकती है, उन चीजों की बात होगी। One is C4 mechanism, one is crassulation, acid metabolism, and one is CO2 pumps at the plasma membrane. तो इन मैकेनिज्म्स में क्या होता है उनको देखते हैं कि अगर हम बात करें C4 एंड कैम की, कि जो क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले कैम प्लांट्स हैं या जो C4 प्लांट्स हैं, कि द फर्स्ट टू ऑफ दिस CO2 कॉन्सेंट्रेटिंग करते हैं, उनमें CO2 को इकट्ठा करने का एक तरीका पाया जाता है, आर फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म एंड इन्वॉल्व एड्स ऑन, यानी कि कुछ जोड़ देते हैं टू द कैल्विन साइकिल। प्लांट्स विथ C4 मेटाबॉलिज्म आर ऑफन फाउंड इन हॉट एनवायरनमेंट। तो हॉट एनवायरनमेंट में तो रुबिस्को प्रॉब्लम करता है ना, रुबिस्को कहता है कि मैं तो कार्बोक्सिलेशन नहीं करूंगा, मैं तो ऑक्सीजनेशन करूंगा। तो हॉट एनवायरनमेंट के जो पौधे हैं उनमें नॉर्मल C3 मैकेनिज्म नहीं मिलता, उनमें C4 मिलता है। ऐसे जो कैम प्लांट्स हैं आर टिपिकल ऑफ डेजर्ट एनवायरनमेंट, की बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करने वाले जो सक्युलेंट प्लांट्स हैं वो कैम प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो वो भी बहुत ही हाईली जो जेरिक एनवायरनमेंट है, डेजर्ट का जो बहुत सूखा एनवायरनमेंट है, उसमें ग्रो करते हैं। तो ज्यादा गर्मी वाले और बहुत कम पानी वाले ऐसे जो हैबिटाट है उनके अंदर C4 या कैम पौधे हैं वो पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों जो सिस्टम है C4 वाला और कैम वाला, आफ्टर वी कंसिडर द थर्ड मैकेनिज्म की वो पंपिंग हम बाद में लेंगे, जो कि हम एक सेल वाले जो साइनोबैक्टीरिया है और एल्गी है वो CO2 पंपिंग कैसे करते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम चीजों को देंगे। देखिए, when algal cell and cyanobacterial cell are grown in air enriched with 5% CO2, कि आपने उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया है जिसमें CO2 है वो थोड़ी सी आपने बढ़ा दी है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर दी है, एंड देन ट्रांसफर टू ए लो CO2 मीडियम। तो पहले तो आपने उनको ज्यादा CO2 पे ग्रो कराया, फिर आपने उनको ऐसी कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया जहां पे CO2 का लेवल कम है, तो उनमें आपको कुछ असर दिखाई देगा। द डिस्प्ले सिम्टम्स टिपिकल ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, कि ऑक्सीजन इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एट लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ये होता है फोटो रेस्पिरेशन, कि जब CO2 का लेवल कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस है वो रुक जाता है और कार्बोक्सिलेशन की जगह पे ऑक्सीजनेशन वो बढ़ जाता है। बट if the cells are grown in air containing जो normal level है CO2 का, they rapidly develop the ability to concentrate inorganic carbon internally। तो अगर आपने पहले उनको ज्यादा CO2 के ऊपर अडॉप्ट कर दिया तो वो नॉर्मल या लो CO2 लेवल के ऊपर कार्बन लॉस देने लग जाते हैं, और अगर आपने उनको नॉर्मल CO2 लेवल के ऊपर ग्रो करा रखा है तो उनके अंदर CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बढ़ाने का एक तरीका है वो पाया जाता है कि वो अपने इंटरनल एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 और जो पानी में जब CO2 घुल जाती है तो जो कार्बोनिक
एसिड का जो एनाइन बनता है बाइकार्बोनेट एनाइन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन उनमें बढ़ रही होती है। तो अंडर दीज लो CO2 कंडीशंस द सेल्स नो लॉन्गर फोटो एस्पायर, कि जब CO2 काफी कम होती है उसके बाद तो उनको फोटो रेस्पिरेशन करना चाहिए था, लेकिन वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करती है। यानी कि नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि अगर CO2 का लेवल कम हो जाएगा तो ऑक्सीजनेशन करना चाहिए रूबिस्को को और C2 साइकिल होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते। इसका मतलब अगर CO2 कम भी हुई है तो भी रूबिस्को के सामने तो ज्यादा CO2 वो कैसे ना कैसे पहुंचा ही देंगे, तो उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो अगर जितनी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली CO2 की है उतनी ही रूबिस्को के सामने रहे और आपने कहा कि हम CO2 को कम कर देंगे तो रूबिस्को के सामने भी कम हो जाएगी और अब रूबिस्को है वो फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि एक्स्ट्रा CO2 को पंप करके रूबिस्को के सामने पहुंचा दें तो बाहर चाहे CO2 कितनी भी कम हो रूबिस्को के सामने तो वो ज्यादा पहुंच रही है, तो ऐसे कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन है वो नहीं होगा। यानी कि पंपिंग होने पे या एक्स्ट्रा CO2 को अगर रूबिस्को के सामने कैसे भी पहुंचा दिया जाए तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन होगा या कार्बोक्सिलेशन होगा ये डिपेंड करता है कि रूबिस्को की एक्टिव साइड के ऊपर CO2 ज्यादा पहुंच रही है या O2 ज्यादा पहुंच रही है। तो कैसे भी करके अगर CO2 ज्यादा पहुंचा दी जाए तो वो कार्बोक्सिलेशन ही करता रहेगा, तो C2 साइकिल है वो नहीं होगा। तो हम यहाँ पे उन्हीं चीजों को ले रहे हैं कि एट द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ CO2 फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट रूबिस्को ऑपरेट्स फार बिलो इट्स मैक्सिमल स्पेसिफिक एक्टिविटी, कि पानी के अंदर जितना CO2 पाया जाता है, पानी के अंदर जितना CO2 डिजोल्व रहता है, अगर हम उस कंडीशन पे देखें तो रूबिस्को जो काम कर रहा होता है वो अपने मैक्सिमम का कम कर रहा होता है। यानी कि नॉर्मली रूबिस्को जितना काम कर सकता है, मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी है उसकी, उससे वो लोअर लेवल पे काम कर रहा होता है। यानी कि रूबिस्को को अगर एक्स्ट्रा CO2 और दे दी जाए तो वो और भी बेहतर काम कर सकता है, और वो इतना बेहतर इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो पानी है उस पानी में डिजोल्व CO2 की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को के लिए आपको डिजोल्व कंडीशन में रिक्वायर्ड है। यानी कि पानी में CO2 ही कम है तो रूबिस्को काम भी कम ही कर रहा है। अगर आप CO2 को बढ़ा दें, जैसे आप किसी एंजाइम के लिए बोलते हैं कि अगर आप किसी एंजाइम की सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी या एंजाइम की जो एक्टिविटी वो बढ़ जाती है। तो कुछ हद तक आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ती है, उसके बाद में तो सैचुरेशन आने लग जाता है। तो वही बात थी कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है या जो वाटर बॉडीज हैं उनमें इतना सारा CO2 डिजोल्व होता नहीं है कि रूबिस्को अपने मैक्सिमम कार्बोक्सिलेशन वर्क कर रहा हो। तो मैराइन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ओवरकम दिस ड्रॉबैक, कि अगर उनको कैसे भी करके CO2 और मिल जाए तो वो और ज्यादा रूबिस्को के एक्टिविटी ला सकते हैं बाय एक्यूमुलेटिंग इनऑर्गेनिक कार्बन by the use of CO2 and bicarbonate pump at the plasma membrane। तो वो जो यूनिसेलुलर जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टॉन अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पंप्स यूज करते हैं कि उन पंप्स की वजह से वो थोड़ा सा ज्यादा CO2 अपनी सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो अगर रूबिस्को के सामने थोड़ा सा ज्यादा CO2 जाएगा तो CO2 सबस्ट्रेट है उसका, तो हमारा जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, यानी कि रूबिस्को थोड़ा सा ज्यादा काम करने लग जाएगा। ATP derived from the light reactions provide the energy necessary for the active uptake of CO2 and bicarbonate। जब आप किसी भी आयन को या मॉलिक्यूल को उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के रिवर्स डायरेक्शन में पंप करते हैं या भेजते हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो पहले से ही ये सेल का इनसाइड है, ये आउटसाइड का वाटर है, कि बाहर ये पानी है। और हम क्या कर रहे हैं कि पहले से ही CO2 कम है पानी में,
CO2 और बाइकार्बोनेट भी ये घुला हुआ CO2 है और ये फ्री CO2 है। और सेल के अंदर CO2 पानी में जितनी है उससे तो थोड़ी ज्यादा ही है और बाइकार्बोनेट भी ज्यादा ही है। तो पहले से ये सेल में इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ है, और यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन लो है। और जब हम किसी आयन को उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की रिवर्स डायरेक्शन में भेजना चाहें कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर हम भेजेंगे किसी भी आयन को, तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पंप लगे हुए हैं, ये पंप उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो पंप है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे तो दे हैव टू यूज एटीपी। इनको एटीपी कंज्यूम करने पड़ेंगे। और ये एटीपी कहाँ से आते हैं? लाइट रिएक्शन को प्रोवाइड कराती है, फ्रॉम लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से एटीपी मिल जाएंगे, एटीपी से पंप रन कर जाएंगे, और पंप रन करेंगे तो पर्टिकुलर जो ट्रांसपोर्ट है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो बढ़ जाएगा। और ज्यादा CO2 और ज्यादा बाइकार्बोनेट जब सेल के अंदर आ जाएगा तो रुबिस्को को काम करना पड़ेगा, रुबिस्को को कार्बोक्सिलेशन करना पड़ेगा। तो रुबिस्को से ज्यादा काम कराया जा सकता है अगर उसको ज्यादा CO2 दे दी जाए। और ज्यादा CO2 कैसे पहुंचेगी? उसको भेजना पड़ेगा तो पंप का रोल आ जाएगा, और पंप जब काम करेंगे तो उनको एटीपी देना पड़ेगा। तो फिर सॉल्यूशन होना चाहिए कि भाई एटीपी कहाँ से आएगा। तो आपने कहा कि जो साइनोबैक्टीरिया है, जो एल्गल सेल्स हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उनके लाइट रिएक्शन से एटीपी बनते हैं और उनसे ये पंप ऑपरेट होते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पंप होते हैं। तो जब ये पंपिंग हो जाएगी तो टोटल इनऑर्गेनिक कार्बन इनसाइड द सम साइनोबैक्टीरियल सेल कैन रीच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 50 मिलीमोल। तो जो काफी कम कॉन्सेंट्रेशन होती है वो एक हाई कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। Recent work indicate that a single gene encoding a transcription factor, कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है जो किन्हीं जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ाती है, can control the expression of gene that encode the components of CO2 concentration mechanisms in algae। यानी कि देखा जाए तो पंपिंग से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है सारा का सारा, पंपिंग से जुड़ा हुआ जो सिस्टम है उसके रिगार्डिंग जो प्रोटीन काम करती है, उन सभी प्रोटीन को वो प्रोटीन ज्यादा बने या पंप ज्यादा बने ताकि रुबिस्को ज्यादा काम करे। तो पंपिंग से जुड़े हुए जो प्रोटीन्स हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन्स हैं, वो भी काम करते हैं। यानी कि कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन है वो ज्यादा पंप बनाने के लिए काम करते हैं ताकि ज्यादा CO2 अंदर चली जाए, ताकि रुबिस्को ज्यादा कार्बन को जोड़े। जो प्रोटीन यहाँ पंपिंग के लिए काम करती है, कि the protein that function as CO2 bicarbonate pumps are not present in cells grown in higher concentration of CO2। तो जहां ऑलरेडी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहां ये पंप वाली प्रोटीन है वो नहीं पाई जाती। इसका मतलब जैसे ही CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर लो हो तो लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन एक सिग्नल हो जाएगा, और इस सिग्नल को यूज करके कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो ऑन हो जाएंगे, और वो बाद में कहाँ जाएंगे? न्यूक्लियस में जाएंगे। और न्यूक्लियस में जाकर के जो पंपिंग के प्रोटीन है, जो पंप करने के रिगार्डिंग जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है, उनके जीन को ऑन करेंगे। तो पंपिंग वाले जो जीन है वो ऑन हो जाएंगे और ये पंप है वो बनेंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर के ये क्या करेंगे? वर्क करेंगे। तो अगर पहले से CO2 हाई है तो पंपिंग वाला सिस्टम उनमें नहीं होता। अगर CO2 कम हो तो कम CO2 कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पंप है वो बनाए जाते हैं, यानी कि उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, बाद में वो मेम्ब्रेन में जाकर के काम करते हैं।
बट आर इंड्यूस्ड, यही बात है ना, बट आर इंड्यूस्ड अपॉन एक्सपोजर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो जो पंप्स हैं वो हमेशा हमेशा ही सेल में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर CO2 का लेवल कम हो गया तो पंप है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बन जाते हैं, और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो पंप के जीन्स के जाकर के ऑन कर देंगे, जिनसे पंप है वो बनेंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही ये पंप बन करके इंटीग्रेट हो जाएंगे तो फिर जो रूबिस्को के सामने CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ा दी जाती है। The accumulation of bicarbonate is converted to CO2 by the enzyme, this is the carbonic anhydrase। तो हमारा जो पंप है वो CO2 को भी अंदर पंप कर देगा और वो बाइकार्बोनेट को भी पंप कर देगा। बाइकार्बोनेट से CO2 कैसे बनेगी? तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, दिस इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो पहले अंदर जैसे ही बाइकार्बोनेट आ जाएगा तो बाइकार्बोनेट कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो उसका कन्वर्जन जब होगा तो एंजाइम काम करेगा, दिस इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड CO2 उसमें से रिलीज हो जाएगी और वो CO2 बाद में रूबिस्को के द्वारा कार्बोक्सिलेशन में इस्तेमाल हो जाएगी, जिसको हम C3 साइकिल बोल सकते हैं। यानी कि अगर पानी में CO2 कम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया अब अपनी मेम्ब्रेन में से पंप बना लेंगे जो ज्यादा CO2 को अंदर डालने लग जाएंगे, और CO2 और बाइकार्बोनेट की डायरेक्ट CO2 मिल गई तो वो भी अंदर पहुंचा देंगे, अगर पानी में घुली हुई मिल गई तो उसको भी पहुंचा देंगे, और घुली हुई में से CO2 को फिर निकालने वाला एंजाइम उनमें प्रेजेंट है, तो ज्यादा CO2 वो सेल के अंदर बना सकते हैं, तो पंपिंग कर सकते हैं। जब ज्यादा CO2 सेल में पंप कर दी जाती है तो उसका रिजल्ट क्या है कि द मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस CO2 एनरिचमेंट इज सेपरेशन ऑफ द ऑक्सीजनेशन, कि रूबिस्को ऑक्सीजनेशन कम करने लग जाएगा, हेंस आल्सो सेपरेशन ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजनेशन अगर कम हो गया तो फोटो रेस्पिरेशन भी कम हो जाएगा। द एनर्जेटिक कॉस्ट ऑफ दिस एडेप्टेशन इज द एडिशनल ATP नीडेड, क्योंकि पंप जब चलेगा तो बिना एनर्जी इनपुट के नहीं चलेगा, तो ATP कॉस्ट के ऊपर जो बैक्टीरिया हैं, जो एल्गल सेल्स हैं, वो CO2 की पंपिंग कर सकते हैं कि उनके आउटर एनवायरनमेंट के अंदर अगर CO2 कम भी है तो भी वो जानबूझ के रूबिस्को से C3 ही करवा लेंगे, क्योंकि वो रूबिस्को के सामने जानबूझ के ज्यादा CO2 की कंडीशन पैदा कर सकते हैं अपनी पंपिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके। इज इट क्लियर? ठीक है, बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, फोटो ऑक्सीडेशन है वही स्क्वेंजिंग मैकेनिज्म है। तो आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आप किसको स्क्वेंज करना चाहते हैं, एनर्जी को स्क्वेंज कराना चाहते हैं या फ्री रेडिकल को स्क्वेंज कराना चाहते हैं या एक्साइटेशन को स्क्वेंज कराना चाहते हैं, हटाना क्या चाहते हो? फ्री रेडिकल्स को हटाने के लिए तो डिटॉक्सिफिकेशन वाले मैकेनिज्म काम करते हैं, जिसमें प्रॉक्सीडेज एंजाइम्स हैं, कैटालेज एंजाइम्स हैं, वो काम करते हैं। ये जो आपने यहाँ पे पंपिंग की बात की, ये और जो फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन को जैसे आप समझें तो देखो यहाँ कोशिश करते हैं इस चीज को आपके साथ शेयर करने की। जैसे एक सिस्टम काम कर रहा है, ये फोटोसिंथेटिक सिस्टम काम कर रहा है ना। आपने उसमें कहा कि दो चीजें हैं, लाइट रिएक्शन और
डार्क रिएक्शन C3, राइट। और फिर आप ये कहते हैं कि जब ये ऑपरेट होते हैं तो इसमें CO2 ऐड होती है और हेक्सोस इसमें प्राप्त होती है। ऐसा तब होता है जब लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में चलती है और एक्सेस हीटिंग की, एक्सेस एनर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर यहाँ पे जो फोटोन एनर्जी यहाँ पे गिर रही है और सिस्टम को जितना सैचुरेशन के लिए चाहिए उससे ज्यादा अगर इसके पास आ रही है, अगर ये एनर्जी एक्सेस में इसके पास आ रही हो, तो आपने देखा था कि एक्सेस एनर्जी को यहां से रिमूव करना जरूरी होता है, रिमूव करना मस्ट है ताकि सिस्टम को बचाया जा सके। तो उससे क्या हो जाएगा कि फोटो प्रोटेक्शन होता है सिस्टम का, फोटो प्रोटेक्शन। और इस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करने के आपने कहा कि हम फोटो केमिकल क्वेंचिंग कर देंगे, आपने कहा कि नॉन फोटो केमिकल क्वेंचिंग कर देंगे, आपने कहा कि कोई नहीं इसे फ्री रेडिकल बनने दो, एक बार फ्री रेडिकल बना लेते हैं फिर फ्री रेडिकल को भी हटा देंगे, राइट। और अगर ये जो आपके डिफेंस थे कि आपने ये करा लिया तो भी एनर्जी ज्यादा है, इसके बावजूद भी ज्यादा है, इसके बावजूद भी ज्यादा है, तो फिर आप कहेंगे कि D1 प्रोटीन है वो खराब हो जाएगी। फिर भी आपके पास सॉल्यूशन था कि चलो कोई बात नहीं, D1 को हम नया बना लेंगे, डी ने वो सिंथेसिस करके उसको दोबारा से इंसर्ट कर देंगे, री इंसर्ट, सिस्टम को दोबारा चला लेंगे, सिस्टम रिएक्टिव हो जाएगा। तो एक तो ये लाइन थी आपके पास, ये पूरा लाइन था हमारे पास। ये किसी फोटो सिस्टम के साथ कंसर्न करता है कि उसको कितनी लाइट मिली, अगर जितनी चाहिए उससे कम मिल रही है, आपने थोड़ा और एनर्जी दिया तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, और जितनी चाहिए उससे ज्यादा देने लग गए तो एक्सेस में हो जाएगा, तो फिर क्वेंचिंग करा सकते हैं। फिर क्वेंचिंग से भी अगर एनर्जी सारी हट नहीं रही है तो फ्री रेडिकल बन सकते हैं, फ्री रेडिकल को भी हटाया जा सकता है लेकिन एक लिमिट तक ही हटाया जा सकता है। अगर वो सब भी ना हुआ तो प्रोटीन भी डैमेज हो सकती है। तो ये सिस्टम की बातें थी। अब दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास एक रास्ता और भी है कि हम सिस्टम, जब सिस्टम ऐसे समझिए कि सिस्टम पूरा फुल चल रहा है, फुल स्पीड पे सिस्टम चल रहा है और वहां पे हम कह रहे हैं कि आराम से एटीपी बन रहे हैं और आराम से NADPH बन रहे हैं, फिर भी लाइट एक्स्ट्रा मिल रही, तो एटीपी बनना, NADPH बनना ये सब कंटिन्यू है। और एटीपी यहाँ पे जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो था जेड स्किन का, उसमें एक्स्ट्रा एटीपी बन सकते हैं वहां से। तो एटीपी का मतलब ही एनर्जी है। एक तो आप इस एनर्जी को कहेंगे कि आप C3 में इसको कंज्यूम कराओ, तो C3 में भी कोई अनलिमिटेड थोड़ी है, वहां पे भी C3 साइकिल भी सैचुरेट हो जाएगा। तो आपके पास एक तो ये तरीका था कि भाई चलो इधर से देखो कि एक्स्ट्रा को हटा सकते हैं क्या, या जो बन गया उसको C3 में कंज्यूम करा दो, तो जितना कंज्यूम करा सकते थे वो भी आप कंज्यूम करा रहे हो, तो एक्स्ट्रा और यहाँ भी नहीं डाल सकते, एक्स्ट्रा आप इधर भी नहीं हटा सकते। तो ऐसी हालत में हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम एनर्जी को कहीं खराब कर दें, तो वो है C2 साइकिल। कि आप C2 साइकिल चलाएंगे तो एटीपी उसमें कंज्यूम हो जाएंगे, और एटीपी तो कंज्यूम हो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगा कि एटीपी में साथ साथ में कार्बन भी कंज्यूम हो जाएगा। तो एक हद तक ये ठीक है कि अगर ज्यादा एनर्जी से सिस्टम को डैमेज होने की बातें आ रही हैं या सिस्टम को बचाया जाना मुश्किल हो रखा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कार्बन लग जाएगा, थोड़ा सा कार्बन कम हो जाने दो, लेकिन एनर्जी तो हम सिस्टम में से हटा देंगे।
तो यहाँ हम इसका थोड़ा सा ये रोल ले सकते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन वैसे तो अच्छा नहीं है क्योंकि कार्बन लॉस होता है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। जैसे ये हो कि भाई आपकी अंगुली के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई और ये प्रॉब्लम आपके हाथ में ना फैल जाए, तो आप अंगुली को काट के उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, जस्ट लाइक दैट। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कार्बन लॉस हो रहा है, लेकिन एक्सेस एनर्जी को हम इसमें से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से C2 है वो थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है, उसका एक बेनिफिट हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। लेकिन वो कब, जब हम हाई इल्यूमिनेशन की बात करते हैं। हाई इल्यूमिनेशन की बात कर रहे हो और पौधे के स्टोमेटा खुले होने चाहिए, राइट, तो उस समय पे ये थोड़ा सा काम का हो सकता है। तो एक सिस्टम से बाहर का हो गया, यानी कि पूरा फोटोसिंथेटिक सिस्टम जिसमें लाइट रिएक्शन C3 ले लिया वो तो हो गया, वो सारा सेचुरेट हो गया। उसके बाहर एक छोटा सा और आपके पास ऑप्शन है कि भाई उस सिस्टम में से आप एटीपी निकाल लो और उनको आप यहाँ खराब कर दो, लेकिन साथ में आपको थोड़ा सा कार्बन और खराब करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ओके ना, ठीक है। देखिए इसके बाद में जो अगले पौधे आते हैं वो है C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स में रुबिस्को का जो प्रॉब्लम है वो होता है क्या कि भाई जो इम्पोर्टेंट काम करता है ना उसकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। रुबिस्को बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि CO2 का एडिशन यही करता है, राइट। फिर देखिए कंडीशन देखिए किस प्रकार के हैं। रुबिस्को 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गुड वर्क करता है, उसको आप कह रहे हैं कि C3 आराम से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपने दे दिया, तो ये बैड वर्क करता है। जो C2 साइकिल है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप ऐसे समझिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे कहें कि जो हमारा मैन वर्कर है उसके पास अच्छा काम करने वाला हाथ तो है C, जिससे वो कार्बोक्सिलेशन करता है, और बुरा काम करने वाला जो हाथ है उसका नाम है O, यानी कि जिससे वो ऑक्सीजनेशन करता है। अब देखिए कितना अच्छा बहाना बना रहा है। जैसे आपने कहा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रुबिस्को कहेगा कि CO2 कम हो रहा है पानी में, H2O में या डिजोल्व कंडीशन के अंदर CO2 है वो कम हो रहा है। तो ये कहेगा कि मैं क्या करूं, CO2 कम हो रहा है तो मैं कार्बोक्सिलेशन कहां से करूं, एक तो ये कहेगा। और दूसरी बात आपने कहा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रुबिस्को का जो ऑक्सीजनेज वाला प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, कि इसकी इच्छा ज्यादा ऑक्सीजनेशन करने की हो जाती है। तो एक तो इसकी इच्छा भी हो गई कि केमिकली ये थोड़ा सा ऐसा चेंज हो गया कि ये ऑक्सीजनेशन करने के लिए ज्यादा इसकी टेंडेंसी है, और फिर इसके पास रिस्पॉन्स भी है कि भाई पानी में या डिजोल्व एनवायरनमेंट के अंदर मेरे पास CO2 है ही नहीं, तो मैं कार्बोक्सिलेशन कहाँ से करूं। तो इसके आंसर हैं, ये सही आंसर भी है इसके। तो जैसे कोई इम्पोर्टेंट वर्कर हो और उसके अकॉर्डिंग चीजें ना हो तो वो काम करने से मना कर देता है कि मैं तो नहीं करूंगा। तो वैसे ही रुबिस्को कर रहा है, रुबिस्को कह रहा है कि मेरे को ज्यादा CO2 दो तो मैं करूंगा। रुबिस्को क्या कह रहा है कि मुझे CO2 ज्यादा चाहिए तो मैं करूंगा ये वाला काम, वरना मैं तो O2 जोड़ूंगा, राइट।
और फिर आप ये भी तो कह सकते हैं कि रूबिस को ये चाह रहा है कि मेरे से 35 डिग्री पे काम मत कराओ, मेरे से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कराओ, यानी कि मेरा चैम्बर है वो ठंडा रहना चाहिए, कूल एनवायरनमेंट चाहिए मेरे को गर्मी पसंद नहीं है, और मेरे को पानी में CO2 कम होगा तो मैं नहीं करूँगा कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। तो ये रूबिस्को की नेचर हो गई, रूबिस्को काम करने से मना कर रहा है, लेकिन पौधे हैं बेचारे, ये हॉट एनवायरनमेंट में है तो हैं, इनको तो वहीं जिंदा रहना पड़ेगा, तो रूबिस्को की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा कि रूबिस्को तो मना कर रहा है काम करने के लिए, लेकिन काम तो इससे करवाना ही पड़ेगा ना। तो फिर ये पौधे कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं कि भाई कोई बात नहीं रूबिस्को, आप जहाँ गर्मी है वहां काम मत करो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पत्तियों में होता है। तो इन पौधों ने क्या किया कि पत्तियों के अंदर जो इनकी एनाटॉमी की बात करें तो अंदर की जो सेल्स होते हैं वो मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं। तो मेसोफिल कोशिकाओं में जो अंदर की परतें होती हैं, यानी कि पत्ती के बीच वाले जो सेल्स होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी गर्मी कम होती है, और स्पेशली जो वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल के बाहर जो सेल्स होते हैं जिनको हम बंडल शीथ बोलते हैं, तो वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम फ्लोएम है तो उसमें पानी है, तो वैस्कुलर बंडल जहाँ पे आपने लिया वहां तो ठंड है, पानी है ना वहां पे। और वैस्कुलर बंडल के बाहर की जो सेल्स हैं वो बंडल शीथ सेल है, तो एक तो ये बाहर से थोड़े अंदर भी है और एक वैस्कुलर बंडल के बिल्कुल क्लोज भी है, तो यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, कूल है। तो पौधे रूबिस्को को कह रहे हैं कि भैया आप कोई बात नहीं, बाहर गर्मी लगती है तो आप अंदर चले जाओ, और अंदर जो ठंडा वाला एरिया है जहाँ पे गर्मी कम पहुंचती है आप वहां जाओ और वहां जाके वर्क कर दो, ठीक है। आपको हम वहीं CO2 पहुंचा देंगे। बाहर स्टोमेटा तो बहुत बाहर है, स्टोमेटा तो कहाँ है, वो तो एपिडर्मिस में है। तो एपिडर्मिस से नीचे पेरिसेट भी आएगा, फिर मेसोफिल की और परतें भी आएंगी, बाद में आएगा बंडल शीट से, अंदर की परतें तो बहुत अंदर है, तो वहां तक हम पहुंचा देंगे। आप तो ठंड में रहिए और वहां काम कीजिए, CO2 को आपके पास पहुंचाने की व्यवस्था पौधा खुद कर देता है। तो ये एक एडजस्टमेंट है कि रूबिस्को ने कार्बोक्सिलेशन कम कर दिया, पौधे ग्रो नहीं कर सकते, कार्बन एडिशन नहीं होगा तो बायोमास इंक्रीज कैसे होगा, पौधे की ग्रोथ नहीं आ सकती। तो एरिया तो वही रहना है, क्लाइमेट भी वही रहना है, सिचुएशन भी वही रहनी है। तो आफ्टर दैट सिचुएशन हाउ फार ए प्लांट कैन रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, और कैसे वो रूबिस्को से एक बेटर वर्क ले सकता है। तो उन्होंने एक ऑप्शन निकाला है कि रूबिस्को को हम अंदर ले लेते हैं और स्टोमेटा से अंदर तक CO2 पहुंचाने का एक रास्ता हम निकाल लेते हैं। तो ये एक एडजस्टमेंट हो गया स्पेस वाइज, रूबिस्को को जहाँ जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ चला जाए, वहाँ काम कर ले, हम उसको वहीं CO2 दे देंगे। तो अडेप्टेशन है एक प्रकार का कि स्पेस अडेप्टेशन है कि जो जगह पसंद है रूबिस्को को वो वहाँ चला जाए, वहाँ काम कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पौधों ने ऐसा अपने आप को अडेप्ट कर लिया। तो दिस इज फॉर C4 मैकेनिज्म। हम इसको देखते हैं। So there are differences in leaf anatomy between plants that have C4 carbon cycle, जिनको हम C4 plants बोलते हैं, उनकी एनाटॉमी थोड़ी सी अलग होती है, and those that photosynthesize solely by the Calvin photosynthetic cycle. तो जो C3 वाले हैं उनकी एनाटॉमी अलग होती है, C4 वालों की एनाटॉमी है, लीफ एनाटॉमी, वो अलग होती है। जब हम इनका क्रॉस सेक्शन काटते हैं पत्तियों का, और टिपिकल C3 प्लांट का अगर हम काटें तो वन मेजर सेल टाइप दैट हैज क्लोरोप्लास्ट, तो इनके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेसोफिल सेल वो होती है जहाँ पे जो C3 पौधे हैं उनके मैन क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। जबकि हम दूसरी साइड में देखें तो अगर जो C4 पौधे हैं उनकी पत्तियों में 2 डिस्टिंक्ट क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स पाई जाती हैं, तो मेसोफिल भी और बंडल शीथ सेल भी।
और वास्कुलर बंडल के चारों तरफ एक डिस्टिंक्ट लेयर के रूप में बंडल शीट का पाया जाना, जैसे कि कोई फूलों की माला हो, ऐसी डिजाइन में बंडल शीट का एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्रैंच होता है। तो कि बंडल शीट और बंडल शीट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उनका प्रेजेंस होना, ये क्रैंच एनाटॉमी के साथ में कंसर्न करता है कि जो क्रैंच एनाटॉमी वाले प्लांट्स हैं दे आर C4 प्लांट्स। तो जब आप लोग BSc MSc क्लासेस के अंदर प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो आपने ग्रासेस की लीव्स को काटा है काफी बार, और वहां पे हम जो C4 प्लांट्स हैं, जैसे कि आपने मक्का का काटा हो, बाजरे का काटा हो, तो उनकी लिस्ट में आपको एक क्रैंच एनाटॉमी दिखाई भी देती है। तो there is considerable anatomical variation in the arrangement of the bundle sheath cell with respect to the mesophyll cell and vascular tissue. In all cases, however, operation of the C4 cycle require the cooperation effect. कि जब भी C4 पौधे काम करते हैं तो वहां पे कुछ कॉपरेशन जरूरी है, कोशिकाओं के बीच में तालमेल बहुत जरूरी है, कॉपरेशन बहुत जरूरी है ऑफ बोथ सेल टाइप। बोथ सेल टाइप का मतलब एक तो आपके पास आ गई मीजोफिल वाली और दूसरी आ गई बंडल शीथ वाली। तो बंडल शीथ सेल्स और मीजोफिल सेल्स को मिलकर के काम करना पड़ता है, तब जाकर के C4 पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो no mesophyll cells of C4 plant is more than 2 or 3 cells away from the nearest bundle sheath cell। तो जो mesophyll cells होती हैं और जो bundle sheath cells होती हैं उनके बीच में एक दो परतें ही होती हैं सेल्स की। इसके अलावा an extensive network of plasmodesmata, प्लाज्मोडेस्मेटा लिविंग कनेक्शंस होते हैं नेबरिंग सेल्स के बीच में, कि जब सेल वॉल के अंदर पोर्स होते हैं तो उनसे होकर के जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके जो लिविंग कंटेंट्स हैं वो एक कंटिन्यूटी में रहते हैं, उनको हम प्लाज्मोडेस्मेटा या लिविंग कनेक्शंस के रूप में जानते हैं। तो वो कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट किसको करते हैं? मेसोफिल सेल्स को बंडल शीथ सेल्स से। यानी कि होती तो अलग अलग है लेकिन प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से मेसोफिल और बंडल शीथ सेल एक जैसी हो जाती है। प्लाज्मोडेस्मेटा कुछ पोर लाइक या फाइन पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे साइटोप्लाज्म तो कनेक्शन में रहता है, लेकिन जो कंटेंट्स होते हैं यानी कि जो ऑर्गेनेली होते हैं वो इनसे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते, केवल जो मेटाबोलाइट्स हैं उनमें से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो कनेक्शंस की वजह से क्या हो जाएगा कि प्रोवाइडिंग ए रूट फॉर द फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स बिटवीन द मेसोफिल सेल्स एंड द बंडल शीथ सेल, कि सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्टेड रहती हैं, तो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जो केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट आराम से हो सकते हैं। देखिए जब C4 पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है या C4 पाथवे जब उनका ऑपरेट होता है तो मैलेट एंड एस्पार्टेट ये बनकर के आते हैं जब CO2 का एडिशन होता है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ CO2। तो जब हम लेबल्ड CO2 दें, यानी कि जो कार्बन दे रहे हैं वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो, तो अर्ली लेबलिंग ऑफ C4 एसिड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन CO2 लेबल्ड स्टडीज ऑफ द शुगर केन, क्योंकि शुगर केन एक C4 प्लांट है। तो ये इन्होंने जो कॉडस्टैक और उनके साथियों ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और माइस के अंदर कार्पलो और उनके साथियों ने जो काम किया, तो जब उन्होंने रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कार्बन दिया, CO2 के अंदर जो कार्बन है वो C14 उन्होंने दिया, तो जो C14 का लेबल है वो उनको जो 4 कार्बन के एसिड्स हैं उनमें मिलता है। यानी कि जैसे ही CO2 दिया तो सबसे पहली बार जो लेबल है वो ऐसे कंपाउंड में मिलता है जो 4 कार्बन के एसिड हैं। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जो भी कार्बन अंदर गया वो सबसे पहले जो 4 कार्बन के एसिड्स हैं उनके रूप में कन्वर्ट होता है। तो दे आर द मैलेट एंड एस्पार्टेट, जो 4 कार्बन के स्केलेटन होते हैं।
when leaves were exposed for a few seconds of radioactively labeled carbon dioxide in the light, 70 to 80% of the labeled carbon was found in the C4 acid. तो जैसे आपने लाइट दी और हाथों हाथ जो हमारा कार्बन है वो किसमें मिलता है, 4 कार्बन वाले एसिड में मिलता है, यानी कि पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता होगा वो कोई एसिड है और इसमें 4 कार्बन है, तो वहां से हमारा कंक्लूजन आएगा कि हम इस साइकिल को C4 साइकिल के रूप में लेंगे। और ये एसिड कौन थे, मैलेट एंड एस्पार्टेट, a pattern very different from the one observed in leaves that photosynthesize solely via C3 cycle। तो अगर हम C3 पौधों को रेडियो एक्टिवली लेबल्ड कार्बन दें C4 वाला, तो वो मिलेगा इनके 3 कार्बन के जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है उसमें मिलेगा। अगर आपने यही लेबल्ड कार्बन C4 वाले पौधों को दिया या शुगर कैन को दिया, तो वहां आपको 3 कार्बन वाले में नहीं 4 कार्बन वाले एसिड में मिलता है। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे कोई और है, वहां पे 3 कार्बन का होता है इसलिए हम इसको C3 बोल रहे थे, यहाँ पे कोई 4 कार्बन का कंपाउंड है, दैट इज मैलेट एंड एस्पार्टेट, तो डेफिनेटली पाथवे है वो C3 से बिल्कुल अलग हो जाता है, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ it। Right, this is about the Cranch anatomy। कुछ रिकॉल हो रहा है क्या आप लोगों को आपकी बीएससी एमएससी क्लासेस? हाँ चंचल, आपको याद है ना क्रैंच एनाटोमी? अलका, आप लोगों ने तो प्रैक्टिकल भी किए थे, मैंने आपको कराए भी थे, आपने सेक्शन भी काटे थे काफी बढ़िया। ठीक है, तो ये ग्रासेस की लीव्स हैं, ये ग्रास लीव्स हैं, और ये कौन सी सेल है, बड़ी बड़ी कोशिकाएं दिखा रखी है यहाँ पे, कौन सी सेल होती है? आगे तम कौन सी कोशिकाएं हैं? साहिल, मोटर सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स, जब पानी की कमी होगी तो ये पिचक जाएंगी, और ये पिचक जाएंगी तो पत्ती है वो घूमने लग जाती है, रोल हो जाएगी, रोलिंग ऑफ ग्रास लीव्स। पानी की कमी होने पे घास की जो पत्तियां हैं वो गोल हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि जो मोटर सेल्स है उनसे जैसे ही पानी का लॉस होगा तो पत्ती ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाती है, राइट। तो ये वास्कुलर बंडल है, यहाँ दिखा रखा है, दिस इज वास्कुलर बंडल, और इसके चारों तरफ ये बंडल शीथ सेल है और ये मेसोफिल सेल्स है। यहाँ इसका जो 3D डायग्राम है उससे आप समझ सकते हैं कि दिस इज वास्कुलर बंडल, और वास्कुलर बंडल के जस्ट बाहर जो सेल्स हैं दीज आर बंडल शीथ सेल, और बाकी जो बच गई दीज आर मेसोफिल सेल। तो मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल कनेक्टेड है। हाँ, बंडल शीथ सेल्स जो है उनके अंदर रूबिस्को वर्क करता है, क्योंकि ये पौधे हॉट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ना, टेम्परेचर हाई है यहाँ पे, तो देखिए 2 काम करने अपन को। पहली जो प्रॉब्लम थी वो तो ये थी कि रूबिस्को को हमें अंदर लेना पड़ेगा। तो रूबिस्को का मतलब है
कि इससे डार्क रिएक्शन करवानी है, और डार्क रिएक्शन का मतलब डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, राइट। तो जो ग्रीन कलर से डॉट दिखाई दे रहे हैं ये तो है क्लोरोप्लास्ट। जब हम क्रैंच एनाटॉमी वाले सेक्शन पे जाएं या ग्रासी या सी फॉर प्लांट्स की लीव्स को देखें तो हमें बंडल शीथ सेल्स होंगी, और बंडल शीथ सेल जो आपने बनाई उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होंगे, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी है। लेकिन इस क्लोरोप्लास्ट में काम तो रुबिस्को से कराना है ना, तो रुबिस्को को चाहिए क्या, स्ट्रोमा में काम करता है, तो यहाँ स्ट्रोमा वाला सेक्शन रिच होना चाहिए, यानी कि लेमिनर सिस्टम है वो पुअर होना चाहिए। जो लेमिनर सिस्टम है यानी कि जो थाइलेकोइड वाला सिस्टम है वो पुअर होना चाहिए, क्योंकि एक तो अंदर लाइट नहीं आएगी, और फिर यहाँ पे हमें उनको नहीं रखना, यहाँ पे हमें उसको रखना है जिससे हमें डार्क रिएक्शन करानी है। तो यहाँ अंदर के यानी कि बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट है वो रिच है, रिच इन स्ट्रोमा, लेकिन साथ ही वो पुअर भी है, पुअर इन ग्रेनम। तो ग्रेनम सिस्टम इनका कम विकसित होता है और स्ट्रोमा इनका ज्यादा विकसित होता है। ग्रेनम पुअर है इनका, और स्ट्रोमा वाले एंजाइम या स्ट्रोमा वाले प्रोटीन में हायर कॉन्सेंट्रेशन में होती है। उनमें एक तो सबसे बड़ी प्रोटीन तो रुबिस्को खुद ही है। तो अगर हम बंडल शीथ सेल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट तो है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम ज्यादा नहीं होते। दूसरी साइड में आप कहेंगे कि ये मेसोफिल सेल्स हैं। इन मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को को तो काम करना नहीं है, क्योंकि रुबिस्को तो यानी अंदर काम कर रहा है, तो रुबिस्को को यहाँ काम ही नहीं कराना हमें, रुबिस्को की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो रुबिस्को की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कार्बन को जब हम C4 से एक्यूमुलेट कराएंगे तो हमें जो कार्बन एसिमिलेशन है उसमें एनर्जी चाहिएगी, तो लाइट रिएक्शन तो करानी है हमें। तो लाइट रिएक्शन बाहर वाली सेल में करानी है, ये आउटर सेल्स है। इन आउटर सेल्स में लाइट रिएक्शन करानी है तो डेफिनेटली बात ये आएगी कि भाई इनका जो ग्रेनम है वो स्ट्रांगली डेवलप होना चाहिए। तो हम दो काम चाहते हैं, लाइट को कैप्चर कराने वाला काम हम बाकी से करा लेंगे, तो उनमें ग्रेनम अच्छा होना चाहिए, और कार्बन को ऐड करने वाला वर्क रुबिस्को करेगा। रुबिस्को को बाहर रख नहीं सकते क्योंकि बाहर वो ऑक्सीजनेज काम करेगा, इसलिए उसको तो अंदर ले जाएंगे अपन। तो अंदर की जो सेल्स हैं वो संख्या में भी ज्यादा नहीं है, तो उनके अंदर हमें लाइट वाला पार्ट कमजोर करना पड़ेगा। तो थाइलेकोइड सिस्टम या ग्रेनम सिस्टम पुअर है, और वहां पे जो स्ट्रोमा सिस्टम है वो रिच होता है। तो पौधे ने एडजस्टमेंट कर रखा है कि जो काम बाहर नहीं हो सकता वहां बाहर वाले काम क्या है, लाइट को पकड़ना, वो करवा लेते हैं। जो काम अंदर ही करवाने हैं वहां बाहर वाले काम नहीं डालेंगे, तो वहां केवल स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा का मतलब वहां पे ग्रेनम है वो ज्यादा विकसित नहीं होता है। तो दीज आर द सॉल्यूशंस। और फिर ज्यादा अंतर तो है ही नहीं ना, आपने कहा कि द सेल्स आर इंटरकनेक्टेड विथ प्लाज्मोडेस्माटा, तो सेल्स तो आपस में कनेक्टेड हैं, तो जो बाहर बना है वो अंदर तक तो इन कनेक्शन से पहुंच ही जाएगा। ओके, हाँ बोलिए। हाँ, लाइट कैप्चरिंग कैपेसिटी पुअर है, क्योंकि बंडल शीथ से आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास 50 वर्कर हैं, लेकिन मैन काम करने वाले वर्कर 5 हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बाहर काम नहीं करेंगे। तो काम कराना उनसे जरूरी है, तो अंदर जहां वो चाहते हैं वहां उनको ले लो और बाहर बाकी को रख लो, ऐसा सिस्टम है।
हाँ ना, CO2 कैप्चर नहीं करेगा। हाँ, CO2 को एसिमुलेट करा, उसको कोई दे दे लाके तो वो उसको जोड़ देगा, क्योंकि रूबिस्को है उसके पास। तो ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एडजस्टमेंट है। जो आउटर है ये मेसोफिल सेल है, ये बाहर है, आउटर है, और ये बंडल शीथ सेल है, ये अंदर होती है। तो बाहर देखिए क्या काम कराया जा रहा है। बाहर एटमॉस्फेरिक CO2 यानी कि स्टोमेटा से आएगी, तो स्टोमेटा खुलेंगे, CO2 अंदर आएगी। अंदर आने के बाद में जब ये डिसॉल्व होगी, एक्वस एनवायरनमेंट में आएगी, तो ये बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे इस CO2 को या बाइकार्बोनेट को एक्सेप्ट करने वाला RUBP नहीं है, दिस इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट, टैप है। वहां पे आपने देखा था कि C3 में कौन था, RUBP पकड़ता है CO2 को, तो एक्सेप्टर वो था। C2 में भी कौन था, RUBP ही था। कराने वाला कौन था, रूबिस्को कराता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गया है। यहाँ पे पकड़ने वाला कौन है, C4 में कौन करेगा इसको कैप्चर, पैप। पैप के ऊपर CO2 कौन जुड़ेगा, पैप कार्बोक्सिलेज, नॉट रूबिस्को, पैप कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ जो एंजाइम काम कर रहा है वो कौन हो गया, पैप कार्बोक्सिलेज की फॉस्फोरल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, वो कार्बोक्सिलेशन करेगा। तो एक कार्बन का तो ये है, 3 कार्बन का फॉस्फोरल पायरुवेट होता है, तो 4 कार्बन के एसिड बनेंगे, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, C4 साइकिल। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड C4 साइकिल। तो पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है, दिस इज द C4 कंपाउंड, या कार्बन 4 का स्केलेटन है दिस वन। और ये जो C4 एसिड बनते हैं, ये देखा जाए तो टेम्परेरी रिजर्वर है CO2 के, कि थोड़े समय के लिए CO2 को यहाँ फिक्स कर लिया गया, टेम्पररी CO2 को उन्होंने कैप्चर कर रखा है, और फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्माडेस्माटा, ये प्लाज्माडेस्माटा है, तो प्लाज्माडेस्माटा से होकर के ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, और फिर चले जाएंगे ये बंडल शीथ सेल में। हाँ, बंडल शीथ सेल में ओरिजिनल वर्कर बैठा है, रूबिस्को। यहाँ CO2 को ऐड करना, केल्विन साइकिल, तो ये काम रूबिस्को को करना है। तो रूबिस्को अंदर जो कूल टेम्परेचर है, कूल चैम्बर है, उसमें बैठा हो, और उसको जानबूझ के CO2 पहुंचाई जा रही है। तो जो C4 एसिड आए थे यहाँ पे, उनमें से CO2 निकलेगी, तो निकलने को हम बोलेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। तो जैसे ही जो C4 एसिड्स हैं वो बंडल शीथ सेल में आएंगे, तो वहां के डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम उसमें से CO2 को रिलीज कर देंगे, और ये CO2 बाद में रूबिस्को इस्तेमाल करेगा और C3 साइकिल चला लेगा, यानी कि केल्विन साइकिल या कार्बन एसिमिलेशन या डायरेक्ट रिएक्शन वो पूरी कर देता है। और इसमें से जो 3 कार्बन निकले वो वापस यहाँ पहुंच जाएंगे, और दोबारा से अगले CO2 मॉलिक्यूल को कैप्चर करने में काम आएंगे। तो वो साइकिलिंग होती रहती है उनकी। तो बात ये थी कि रूबिस्को बाहर काम करने से मना कर रहा था, उसको अंदर ले लिया। अंदर CO2 पहुंचती नहीं है, तो अंदर CO2 पहुंचाने के लिए एक C4 एसिड की पंपिंग यहाँ पे हमने देखी कि पहले वो बनाओ, फिर उसको अंदर प्लाज्माडेस्माटा से पहुंचा दो, उसमें से CO2 को फिर निकाल लो, और फिर रूबिस्को के सामने ये एक प्रकार की पंपिंग हो जाएगी कि जानबूझ के ज्यादा CO2 इसको पंप किया जा रहा है। तो ये एक अरेंजमेंट हो गया कि जगह के हिसाब से सेटलमेंट कर दिया गया कि चलो भाई आपको अंदर काम करना है तो आप अंदर चले जाओ, काम तो करना पड़ेगा, यानी कि C3 साइकिल तो चलाना पड़ेगा। अगर इसको बाहर रखते तो ये C2 चलाने लग जाता। दिक्कत ये थी इसकी कि अगर हम इस रूबिस्को को बाहर रखते तो ये कार्बन का लॉस कर देता, राइट। तो उसका सॉल्यूशन निकाला गया था कि इसको अंदर ले लिया, लेकिन अंदर अब CO2 कैसे पहुंचा है, तो उसका सॉल्यूशन निकाला कि C4 एसिड बनाओ एक बार टेम्पररी, और फिर उसमें से CO2 निकाल करके जहां रूबिस्को बैठा है वहां दे देंगे उसको। ठीक है, हो रहा है क्लियर? तो आज की क्लास में अपन यहीं तक का सेक्शन रखते हैं। नेक्स्ट फिर इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, और फिर साथ में देखेंगे कि
ये तो केवल बात हुई कि फोटोसिंथेसिस तो हो गई कि काम तो ऐसे हो जाएगा उसका, लेकिन स्टोमेटा खोलेगा तो पानी का लॉस होता है, और कम पानी खो के ज्यादा CO2 कैसे पौधे इकट्ठा कर पाते हैं, तो वो पंपिंग कंसंट्रेशन कैसे है, वो सारी वाटर लॉस को मिनिमाइज कैसे करते हैं, मैकेनिज्म क्या है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। ओके देन।